बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर के आगाज़ से पहले कुरानी आयत का तर्जुमा देखते हैं। बेशक अल्लाह ताला की और उसके रसूल की जो लोग मुखालफत करते हैं वही लोग सबसे ज़्यादा ज़लीलों में हैं। अल्लाह ताला लिख चुका है कि बेशक मैं और मेरे पैगंबर गालिब रहेंगे। यकीनन अल्लाह ताला ज़ोर आवर और गालिब है। जी, लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स। A standing wave is the result of two wave trains of the same wavelength, frequency and amplitude traveling in opposite direction through the same medium। यानी कि ऐसी वेव स्टैंडिंग वेव कहलाती है जो कि असल में दो वेव्स के आपस के रिजल्ट की वजह से हासिल होती है। ऐसी दो वेव जो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हो अलॉन्ग द सेम लाइन, उनकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड भी सेम हो। जब दो वेव्स आपस में अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हुई मिलती हैं तो उनके नतीजे में एक जो वेव शक्ल हासिल होती है उसे स्टैंडिंग वेव कहते हैं। कुछ इस तरह की शेप होती है जैसे ये फिगर में नजर आ रहा है। ये भी स्टैंडिंग वेव है, ये दो लूप्स वाली और ये तीन लूप्स वाली स्टैंडिंग वेव। ये कैसे बनती है? इनको स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव भी कहते हैं। तो ये कैसे बनती है इसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ इसकी डेफिनेशंस को दोबारा दोहराते हैं। A stationary wave can be formed by the superposition of two progressive or traveling waves of the same frequency traveling in opposite direction. This is usually achieved by the superposing or reflected wave with its incident wave। यानी एक वेव जो कि लेफ्ट साइड से अगर आ रही है तो दूसरी राइट साइड से आ रही हो तो दोनों एक दूसरे पर इंसिडेंट होती हैं, या एक वेव अगर कहीं एक डायरेक्शन में जा रही है और वो टकरा के वापस आती दूसरी वेव से जो पहले जाने वाली वेव है, दोनों आपस में फिर मिल जाएं तो ऐसी वेव को से जो वेव हासिल होती है स्टेशनरी वेव कहते हैं। यानी कि अगर एक वेव जो मुसलसल ट्रेवल कर रही हो किसी मीडियम में और वो जाके किसी एंड पर टकराए और रिफ्लेक्ट बैक हो तो रिफ्लेक्टेड वेव और जो पहले से जा रही है वेव, दोनों वेव्स आपस में मिलेंगी और उसके नतीजे में कुछ इस तरह की स्टेशनरी वेव्स पैदा होंगी। इसको मजीद समझते हैं तो इस तरह की वेव्स को स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं। एक बात याद रखने वाली है कि जनाब वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू अ फिक्स्ड पॉइंट। अगर हम किसी रस्सी को लें उसका एक सिरा बांध दें और दूसरे सिरे को जस्ट अप एंड डाउन मूव करवाएं तो आपको एक शेप बनती नजर आएगी। अदर एंड को हमने व्हील की अप एंड डाउन तो हमें स्टेशनरी वेव्स बनती नजर आएगी और नोड्स और एंटी नोड्स भी बनते हुए नजर आएंगे। अगर हम स्पीड बढ़ा देंगे व्हीलिंग की, अप एंड डाउन बड़ी तेजी से करेंगे तो वो एक लूप बनने की बजाय दो लूप्स बनना शुरू हो जाते हैं, और स्पीड बढ़ाएंगे तो तीन लूप्स बनना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारी जो वेव ट्रैवल कर रही होती है पहले राइटवर्ड डायरेक्शन में, वो दीवार से टकराने के बाद फिर वापस आना चाहती है और जब वो वापस आ रही होती है तो वो डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। पहले अगर क्रस्ट बन रहा था तो आने वाली वेव नीचे की तरफ ट्रैवल करती है और इसी तरह इस तरह से एक लूप बनता है। अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो वो लूप दो हो जाएंगे और मजीद स्पीड बढ़ाने पर वो लूप्स की तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है। वो पॉइंट जो कि बिल्कुल स्टेशनरी नजर आते हैं उन्हें नोड्स कहते हैं, जो मैक्सिमम अप एंड डाउन मूव करते हैं उन्हें एंटी नोड्स कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वेव ट्रैवल कर रही होती है अलोंग द स्ट्रिंग अंटिल इट हिट्स द अदर एंड, वेव रिफ्लेक्ट होती है द अदर एंड ट्रेवल्स इन द अपोजिट डायरेक्शन बट अप्स एंड डाउन। यानी वो पहले अप थी तो वो डाउन की तरफ ट्रैवल करेगी, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि ऊपर वाली वेव जब दीवार से टकराएगी तो वो वापस रिफ्लेक्ट होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ ट्रैवल करना चाहती है। द रिटर्निंग वेव हिट्स द वाइब्रेटिंग एंड एंड रिफ्लेक्ट्स अगेन, और ये जो रिटर्निंग वेव है ये हाथ पर आके टकराती है और फिर वहां से फिर रिफ्लेक्ट होती है और उससे रस्सी दोबारा ऊपर चली जाती है। यानी जो रिटर्निंग वेव है ये आप हाथ तक पहुंचेगी, जो व्हीलिंग एंड है जो हाथ उसे वाइब्रेट करवा रहा है अप एंड डाउन, तो उससे टकराने के बाद ये दोबारा रिफ्लेक्ट होगी, हाथ से रिफ्लेक्ट होगी और रस्सी दोबारा ऊपर जाना चाहेगी, वेव ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होती है और ये फिनोमिना चलता रहता है। अब ये जो लूप्स बन रही हैं, अगर एक लूप बनेगी तो हम इसे कहते हैं ये फर्स्ट हार्मोनिक है, अगर दो लूप्स बनेगी तो हम कहेंगे ये सेकंड हार्मोनिक है। व्हेन यू वाइब्रेट द स्ट्रिंग फास्टर यू
कैन गेट स्ट्रेंडिंग वेव्स विद मोर नोड्स एंड एंटी नोड्स, यानी एक से ज्यादा नोड और एंटी नोड या लूप्स बनेंगी। स्ट्रेंडिंग वेव्स आर नेम्ड बाय द नंबर ऑफ एंटी नोड्स। अगर हम कहेंगे कि नंबर ऑफ एंटी नोड एक है तो एक फर्स्ट हार्मोनिक है, अगर दो एंटी नोड्स हैं तो सेकंड हार्मोनिक है, तीन एंटी नोड यानी तीन लूप्स बन रही होंगी तो थर्ड हार्मोनिक है। तो हार्मोनिक्स जो है असल में वो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी जब, तो उनके लूप्स भी बढ़ते चले जाएंगे। वो फ्रीक्वेंसी जिस पे एक लूप बन रहा होता है उसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे और दो लूप्स बनेंगे तो हम कहेंगे ये सेकंड हार्मोनिक है, ये फर्स्ट ओवरटोन है। तीन लूप्स बनेंगे तो थर्ड हार्मोनिक है या सेकंड ओवरटोन है वगैरह। ये देखा गया है कि स्टेशनरी वेव्स के अंदर जब रस्सी एक लूप बनाती है किसी खास फ्रीक्वेंसी पे, फर्ज किया अगर हम कहते हैं जी 20 फ्रीक्वेंसी पर एक लूप बन रहा है 20 टाइम्स, अगर आपका हाथ विल करता है रस्सी को और रस्सी अप एंड डाउन मूव करते हुए एक लूप बनाती है, तो दो लूप्स बनाने के लिए आपको 2 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी 40 फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी, उसे हम F2 कहेंगे। 3 लूप्स बनाने के लिए 3 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से आपको वाइब्रेट करवाना पड़ेगा। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो किसी भी रस्सी के अंदर जहां आप फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, जहां लूप्स प्रोड्यूस हो रही है, स्टैंडिंग वेव्स पैदा हो रही हैं, उसमें स्पीड ऑफ वेव जो आपने रखी हुई है उसको डिवाइड कर दें लेंथ ऑफ वेव के 2 टाइम्स के साथ, तो आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आती है। मैथमेटिकली ड्रिवन फार्मूला है और उसमें n जो है रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ लूप्स को। अगर आप 2 लूप्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ द आपके पास फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी, V/2n जो है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। n बढ़ता चला जाएगा तो इसका मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी, ज़्यादा लूप्स प्रोड्यूस करें। Thank you for watching the video. Please subscribe this channel and share this video with our other students and like and subscribe this channel. Thank you.